Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और यदि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। और हमने 12th केमिस्ट्री महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सारा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। आपको उसके वीडियोस विद क्विक रिवीजन सीरीज विद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वो सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बायोलॉजी के भी कुछ चैप्टर्स कंप्लीटेड है। स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस के भी चैप्टर्स कुछ कंप्लीटेड है, तो आप प्लीज प्लेलिस्ट चेक कीजिए। उसके अलावा आपको और कोई चैप्टर चाहिए, उसका वीडियो आपको जल्द से जल्द चाहिए तो आप मुझे मेल कीजिए या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 2 फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी से, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। तो इस चैप्टर को हमने पिछले वीडियो में ही शुरू किया था। यदि आपसे वो पिछला वीडियो मिस हो गया हो तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारा पहले वाला वीडियो देख सकते हो। तो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसके क्विक रिवीजन लेते हैं। तो हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पार्ट्स थे वो भी हमने देखा था और उसमें से एक पार्ट हमने कंप्लीट किया था। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या पार्ट्स थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो पहला था टेस्टिस, दूसरा है एक्सेसरी डक्ट, तीसरा है एक्सेसरी ग्लैंड, और चौथा है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, तो ये 4 मेन पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जिसमें से टेस्टिस हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। आज हम देखेंगे एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो चलिए हम मूव करते हैं एक्सेसरी डक्ट की ओर। तो एक्सेसरी डक्ट जो है वो मेनली किसको इंक्लूड करता है? तो इंक्लूड करता है पहले रेटे टेस्टिस, दूसरा वासा इफ्रेंशिया, तीसरा इपीडिडाइमिस, चौथा वास डिफरेंसेस, पांचवा इजैकुलेटरी डक्ट और 6th यूरेथ्रा। तो ये 6 पार्ट्स हैं एक्सेसरी डक्ट्स के। तो आपको एक्सेसरी डक्ट्स के ये 6 पार्ट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए आता है। सो विच पार्ट्स इंक्लूड इन एक्सेसरी डक्ट? तो फर्स्ट है रेटे टेस्टिस, सेकंड है वासा इफ्रेंशिया, थर्ड है इपीडिडाइमिस, फोर्थ है वास डिफरेंसेस, फिफ्थ है इजैकुलेटरी डक्ट, और 6th है यूरेथ्रा। तो इतने 6 पार्ट्स है एक्सेसरी डक्ट के। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये 2 क्या या फिर 1 मार्क के लिए आ सकता है। तो अभी जो हमने पिछले बार टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये एलिस ऑफ टेस्टिस देखा था। इसमें हमने देखा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो हर एक ये ऐसे 200 to 300 ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं और उनके अंदर हर के अंदर जो है 2 to लेके 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जो टेस्टिस में प्रेजेंट है, वो भी पोस्टीरियर सरफेस में, मतलब टेस्टिस के पिछले हिस्से में जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, वो आगे जाके एक नेटवर्क बनाते हैं ट्यूब्यूल्स का।
तो ये देखिए, ये पीछे का पिछला हिस्सा देख रहे हैं हम लोग टेस्टिस का। तो पिछले हिस्से में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये आगे जाके एक साथ एक ट्यूब्यूल बनाते हैं। देखिए सब एक साथ आ रहे हैं। तो 200 to 300 कंपार्टमेंट में से हर में से जो 2 और 4 जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक साथ आ जाते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस में, मतलब पिछले हिस्से ऑफ टेस्टिस में, और एक बनाते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल जो ये वाला पार्ट है, और उसे कहते हैं रेटे टेस्टिस। तो ये पार्ट जो है वो क्या है, रेटे टेस्टिस। अब 12 से 20 फाइन ट्यूब्यूल्स रेटेड टेस्टिस से अराइज होते हैं। तो आप रेटेड टेस्टिस को ठीक से देखोगे तो आप क्या देखोगे, पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने आके पूरा एक नेटवर्क बनाया है जिसे हमने रेटेड टेस्टिस कहा है, और रेटेड टेस्टिस से ऊपर की ओर 10 से 12 यहाँ पे एकदम फाइन ट्यूब्यूल जैसे नेटवर्क अराइज हो रहे हैं जिसे कहते हैं वासा इफ्रेंशिया। तो रेटेड टेस्टिस से क्या अराइज होता है, वासा रिफ्रेंशिया। तो याद रखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है साथ आके रेटेड टेस्टिस बनाते हैं, और रेटेड टेस्टिस से आगे जाता है वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया का काम क्या है, वो कैरी करता है स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू इपीडाइमिस। तो जो स्पर्म जो टेस्टिस में बन रहे हैं उसे वो कहाँ कैरी करता है, इपीडाइमिस में। तो ये जो पार्ट है ये वाला जो आप ये देख सकते हो ये इपीडाइमिस है। तो अंदर से टेस्टिस से जो स्पर्म बन रहे हैं इस टेस्टिस में उसको ऊपर तक इपीडाइमिस तक ले जाने का काम किसका है, पहले रेटेड टेस्टिस, और रेटेड टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया। तो आपको याद रखना होगा कि स्पर्म जो बन रहा था टेस्टिस में वो कैरी होता है इपीडाइमिस में, और इपीडाइमिस में जाते वक्त तो किसके थ्रू जाता है, तो स्पर्म पहले जाता है रेटेड टेस्टिस की तरफ क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटेड टेस्टिस बनाता है, और रेटेड टेस्टिस से वो जाता है वासा इफ्रेंशिया की तरफ क्योंकि रेटेड टेस्टिस से आगे बनता है वासा इफ्रेंशिया, और वासा इफ्रेंशिया कनेक्ट करता है उसे इपीडाइमिस को। अब इपीडाइमिस क्या है इपीडाइमिस एक्चुअली इस एरिया में एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। ठीक है, तो ये क्या है, एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इपीडाइमिस क्या है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है अपर कैपुट इपीडाइमिस। तो ये है अपर कैपुट इपीडाइमिस जिसे आप हेड ऑफ इपीडाइमिस भी कह सकते हैं। फिर दूसरा है मिडल कॉर्पस जिसे हम बॉडी ऑफ इपीडाइमिस भी कह सकते हैं, और तीसरा है लोअर काउडा इपीडाइमिस जिसे हम टेल ऑफ इपीडाइमिस भी कह सकते हैं। तो साधारण भाषा में ये है आपका कापुट मतलब हेड ऑफ इपीडाइमिस, ये है आपका मिडल रीजन दैट इज कॉर्पस ऑफ इपीडाइमिस मतलब मिडल बॉडी ऑफ इपीडाइमिस, और लास्ट पार्ट जो है वो है लोअर पार्ट दैट इज काउडा ऑफ इपीडाइमिस जिसे हम टेल ऑफ इपीडाइमिस भी कहेंगे। तो इस तरह से ये 3 पार्ट इपीडाइमिस के डिवाइड होते हैं। अब जो स्पर्म्स है वो मैच्योरेशन कहाँ अंडरगो करते हैं, इपीडाइमिस में। तो ये एमसीक्यू के लिए आता है। तो स्पर्म जनरेट तो हुए थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के यहाँ पे, फिर वहां से वो कहाँ पे गए हैं, आगे जाके रेटेड टेस्टिस में, रेटेड टेस्टिस से वो गए हैं वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया से वो गए हैं इपीडाइमिस में, और इपीडाइमिस में जाके आपके स्पर्म मैच्योर हो रहे हैं। अब जो पोस्टीरियर पार्ट है इपीडाइमिस का वो जाता है वासा डिफरेंस में जो ट्रेवल करता है एब्डोमिनल कैविटी और लूप ओवर द यूरेथ्रा और ओपन होता है यूरेथ्रा में, यूरेटर में, और ओपन होता है यूरेथ्रा में। तो देखिए आपका इपीडाइमिस जो है यहाँ पे अब स्पर्म पहुंच चुका है। ठीक है, अब इपीडाइमिस जो है वो आगे किसको कनेक्टेड है, तो ये है आपका इपीडाइमिस जो आगे जाके कनेक्टेड है वासा डिफरेंस से। अब ये वासा डिफरेंस एक हाईली लंबा सा एकदम लॉन्ग वायर टाइप है जो ऊपर एब्डोमिनल तक जाता है। तो ये एब्डोमिनल का नीचे का हिस्सा, यहाँ से नीचे जो भी है वो एब्डोमिनल के नीचे का हिस्सा है, मतलब पेट के नीचे का हिस्सा है, और वासा डिफरेंसेस ऊपर तक जाता है एब्डोमिनल तक मतलब पेट तक, और वो यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके ऊपर तक होता है। देखिए यूरिनरी ब्लैडर का लेवल ये है और ये उसके ऊपर तक होता है। तो वासा डिफरेंसेस एकदम ऊपर तक जाता है और फिर नीचे की ओर गिर जाता है, पेट में जाने के बाद वापस वो नीचे की तरफ गिर जाता है। तो आपको याद रखना है इपीडाइमिस जो है वो किसको कनेक्टेड है, वासा डिफरेंसेस को। यहाँ पे वासा डिफरेंसेस आप देख सकते हैं उसे कनेक्टेड है। वासा डिफरेंसेस एक लॉन्ग वायर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ऊपर एब्डोमिनल तक जाता है, वो
जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर उससे भी हाई लेवल पे होता है और फिर वो नीचे की तरफ यूरेट्रा में गिर जाता है। ठीक है, अब जब वो ये वाला वासा डिफरेंसेस नीचे की तरफ गिरता है तब वो एक डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल को ज्वाइन होता है। तो जब वो ऊपर से गिरता है तब वो किसको जाके ज्वाइन होता है, एक डक्ट जो है सेमिनल वेसिकल, और वहां पे जब ये ज्वाइन होता है उस ज्वाइनिंग को कहते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट। तो यहाँ पे आप डायग्राम में मैं आपको ठीक से दिखा दूं तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि वासा डिफरेंसेस जो है ऊपर गया यूरिनरी ब्लैडर तक, फिर वो पेट में अंदर, फिर यूरिनरी ब्लैडर के लेवल के भी ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ गिरने लगा, और यहाँ पे है आपका सेमिनल वेसिकल। तो ये है आपका सेमिनल वेसिकल, और यहाँ पे जब आपका वास डिफरेंसेस पहुंचता है तब वो सेमिनल वेसिकल के साथ कंबाइन हो जाता है और एक नया ओपनिंग बनाता है। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल और वासा डिफरेंसेस का एक कॉमन ओपनिंग होता है जिसे कहते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट। अब इजैक्युलेटरी डक्ट जो है, जो मतलब वासा डिफरेंसेस और सेमिनल वेसिकल का कॉमन ओपनिंग है, वो आगे जाके ओपन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, वहां जाके वो ओपन होता है। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड आगे जाके और कहाँ ओपन होता है, यूरेट्रा में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड तक कहाँ कौन जाता है आपका, यहाँ पे इजैक्युलेटरी डक्ट, और प्रोस्टेट ग्लैंड से इजैक्युलेटरी डक्ट कहाँ ओपन हो रहा है, यूरेट्रा में। तो यूरेट्रा जो है यहाँ का हिस्सा है, तो यहाँ पे पेनिस के अंदर यूरेट्रा है जो इजैक्युलेटरी डक्ट को लेके यहाँ पे ओपन हो रहा है यूरेट्रा में। ठीक है, अब यूरेट्रा जो है एक्चुअली एक कॉमन पैसेज है जिससे यूरिन और सीमेन दोनों भी पास हो सकते हैं। तो यूरेट्रा क्या है, यूरेट्रा एक कॉमन ओपनिंग है जिससे यूरिन भी बाहर आ सकता है और सीमेन भी, इसलिए यूरेट्रा को यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं, क्योंकि उससे यूरिन और जेनेटिकल मटेरियल दैट इज सीमेन दोनों भी पास हो सकता है, इसलिए यूरेट्रा का ही दूसरा नाम है यूरिनोजेनिटल डक्ट। मेल का जो यूरेट्रा होता है वो लॉन्ग होता है, एकदम लंबा होता है और पूरे पेनिस तक एक्सटेंड करता है। फिर उसका जो है पेनिस तक, ये यूरेट्रा देखिए पूरा पेनिस तक एंड तक वो ओपनिंग एक्सटेंड हो रहा है, और एंड में एक ओपनिंग होता है यूरेट्रा का। वो ओपनिंग को कहते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस या फिर यूरेथ्रल मेंटस, और यहाँ पे एक एक्सेसरी डक्ट भी यूरेथ्रा पे प्रेजेंट होता है, और वो एक्सेसरी डक्ट कैसे होता है, पेयर्स में। तो सारे जो एक्सेसरी डक्ट्स है यूरेट्रा में जितने भी एक्सेसरी डक्ट्स है याद रखें सब पेयर में होते हैं एक्सेप्ट फॉर यूरेट्रा। यूरेट्रा एक लंबा सा ओपनिंग है जो पूरे पेनिस थ्रू एंड तक एक्सटेंड होता है और वो पेयर में नहीं होता, उसके अलावा जितना भी सब कुछ है सब पेयर में प्रेजेंट है। आगे हम मूव करते हैं ग्लैंड्स की ओर। तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स जो है वो यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है कि जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं या फिर ग्लैंड्स प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला है सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा है कॉपर्स ग्लैंड। तो ये 3 पार्ट ऑफ ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। तो चलिए हम मूव होते हैं सेमिनल वेसिकल की तरफ। ये एक्चुअली एक पेयर ऑफ ग्लैंड होता है जो पोस्टीरियर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। तो सेमिनल वेसिकल क्या है, एक वो ग्लैंड है, और वो ग्लैंड कैसा है, पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये ग्लैंड पेयर में प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये देखिए ये है सेमिनल वेसिकल वाला ग्लैंड, ये ओपनिंग छोड़ के, क्या, क्योंकि ये ओपनिंग तो वासा डिफरेंसेस और सेमिनल वेसिकल का कॉमन ओपनिंग है जिसे इजैक्युलेटरी डक्ट कहते हैं, बट ये रेड पार्ट जो है वो वेसिकल, सेमिनल वेसिकल है। वैसा ही एक यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, इसलिए सेमिनल वेसिकल जो है वो पेयर में प्रेजेंट है, और यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर मतलब पीछे के साइड वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब वो क्या करता है वो सिक्रीट करता है अल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड। तो क्या सिक्रीट करता है, अल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर का सेमिनल फ्लूइड। उस फ्लूइड में क्या क्या होता है, उस फ्लूइड में होता है फ्रुक्टोज, फाइब्रोजेन, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये 3 चीजें होते हैं अल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड में, फ्रुक्टोज, फाइब्रोजेन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। सॉरी, फ्रुक्टोज
किस चीज के लिए होता है? तो फ्रुक्टोज एक्चुअली एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को मूव करने के लिए। तो स्पर्म को कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरे जगह तक मूव होते रहना पड़ता है, और उसको ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? फ्रुक्टोज। फिर है फाइब्रोजेन। फाइब्रोजेन क्या करता है? कोएगुलेट करता है, मतलब पूरा सीमेन जो भी एक्सट्रीट होगा फीमेल ऑर्गन के अंदर, तो वो सबको एक साथ ला देगा और एक एकदम गहरा सा सोल्यूशन बना देगा। उसका काम है फाइब्रोजेन का। तो क्या करता है? कोएगुलेट कर देता है सीमेन को, और क्विक प्रोसिलेशन इन वेजिना, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर घुसने के लिए वो हेल्प करता है सीमेन को, और वो पूरा सीमेन को गाढ़ा कर देता है। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? वो हेल्प करता है स्पर्म्स को अंदर तक एक तक पहुंचने के लिए। जब वो एक बार फीमेल गैमेट में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक बार आपका स्पर्म चला गया, तो उससे अंदर तक पूरे एक तक, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट तक ले जाने का काम है स्ट्रेट, मतलब इधर उधर वो घूम ना जाए। उसका काम किसका काम है? प्रोस्टाग्लैंडिन का। तो वो हेल्प करता है कि वो रिवर्स ना हो जाए, जो स्पर्म जो अंदर गए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर वो बाहर ना आ जाए, वो रिवर्स ना हो। और उसके लिए वो क्या करता है? वो अंदर के जो मसल्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, उन्हें ना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है फास्ट फास्ट, जिससे स्पर्म का मूवमेंट इंक्रीज हो जाए और जल्दी से वो एक तक पहुंच जाए। ठीक है। और सेमिनल वेसिकल जो है वो सीमेन का कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है? 60%। तो जितना भी सीमेन बाहर आता है सेक्सुअल एक्टिविटी की दौरान, तो उसमें से जो 60% है वो होता है सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, और वो क्या इंक्लूड करेगा? फ्रुक्टोज, फाइब्रोजेन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। अब आगे हम मूव करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ। प्रोस्टेट ग्लैंड एक बहुत बड़ा सा सिंगल ग्लैंड है, और वो बना रहता है 20 से 30 लोब्स में, और वो लोकेटेड होता है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। तो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके नीचे बस यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा, और वो एक लार्ज है, बड़ा सा है, वो सिंगल है, और उसमें 20 से 30 लोब्स है। ठीक है। वो सराउंड होता है यूरेथ्रा और रिलीज करता है मिल्की व्हाइट स्लाइटली एसिडिक प्रोस्टेट फ्लूइड इन यूरेथ्रा। तो किससे सराउंडेड है प्रोस्टेट ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, सराउंडेड है यूरेथ्रा से, और वो रिलीज करेगा मिल्की व्हाइट, और वो सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। तो आपको याद रखना है कि सेमिनल वेसिकल जो है वो अल्कलाइन, मतलब बेसिक लिक्विड सिक्रेट कर रहा था, और प्रोस्टेट ग्लैंड एसिडिक। ठीक है। अब ये जो है वो 30% ऑफ सीमेन को कंट्रीब्यूट करता है। तो सेमिनल वेसिकल से जो भी लिक्विड पास होता है वो 60% जो है सीमेन को कंट्रीब्यूट करता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड से जो निकलता है वो 30% लिक्विड, मतलब सीमेन को कंट्रीब्यूट करता है। वो कंटेन करता है सिट्रिक एसिड, फॉस्फेटेस और भी दूसरे एंजाइम्स। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला जो सीमेन है उसके अंदर क्या क्या होगा? सिट्रिक एसिड होगा, एसिड फॉस्फेटेज होगा, और दूसरे एंजाइम्स होगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, सेमिनल वेसिकल से जो निकलता है लिक्विड उसमें क्या है? फ्रुक्टोज है, फाइब्रोजेन है, और प्रोस्टाग्लैंडिन है। पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है उसमें है साइट्रिक एसिड फॉस्फेटेज और दूसरे एंजाइम्स। अब एसिड फॉस्फेटेज का काम ये है कि वो प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को फ्रॉम एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ वेजिना, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो एंट्री का पार्ट है वो एक्चुअली एसिडिक इन नेचर होता है, और वहां पे यदि स्पर्म एसिडिक कंडीशन के साथ वो टच हो जाए तो स्पर्म नष्ट हो सकते हैं, फीमेल के गैमेट तक पहुंचने तक वो खत्म हो जाएंगे। तो उस स्पर्म को इस एसिडिक कंडीशन से एंट्री के दौरान ही प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? एसिड फॉस्फेटेज का। आगे है कॉर्पस ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये एक्चुअली एक बहुत छोटा सा पी साइज पेयर्ड ग्लैंड है जो यूरेथ्रा के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। तो मैं इसको आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ जिससे आपके ध्यान में आएगा। तो ये देखिए, ये वाला जो दिख रहा है ये है आपका कॉर्पोरस ग्लैंड। तो कहाँ पे है? यूरेथ्रा के दोनों साइड में प्रेजेंट है, बहुत छोटा सा है, पी मतलब मटर के साइज का है, और वो पेयर्ड है। ठीक है। ये ग्लैंड का काम ये है कि वो अल्कलाइन मतलब बेसिक सोल्यूशन सिक्रेट करता है जो विस्कस हो, मतलब गाढ़ा हो, स्टिकी हो, म्यूकस जैसा
जिसमें ये टच रहे मतलब स्टिकी हो, और वो फ्लूइड जो है वो एक्चुअली लुब्रिकेंट का काम करता है ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। मतलब जब सेक्सुअल एक्टिविटी होता है तब मेल और फीमेल ऑर्गन के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसको कम करने का काम कौन करता है? कॉर्पस ग्लैंड का ये अल्कलाइन सिक्रीशन, क्योंकि वो विस्कस है, म्यूकस है और वो है लुब्रिकेंट। नेक्स्ट है सीमेन। तो सीमेन जो है उसमें अब हमने देखा है सीमेन में बहुत कुछ मिक्स है। सीमेन में सिर्फ और सिर्फ स्पर्म नहीं है, सीमेन में अब आपके पास सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल है। तो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है वो एक्चुअली 60% है, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है वो 30% है। और फिर है कॉर्पस ग्लैंड का लुब्रिकेंट का सिक्रीशन। तो इस तरह से सीमेन किस चीजों से बना है? स्पर्म से। 60% वेसिकल, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, 30% प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन और कॉर्पस ग्लैंड का लुब्रिकेंट का सिक्रीशन। तो सीमेन एक्चुअली विस्कस है, अल्कलाइन है और मिल्की व्हाइट फ्लूइड है, ठीक है। उसका पीएच होता है 7.2 से लेके 7.7, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल या हल्का सा बेसिक, ठीक है। ये इजैकुलेट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। नॉर्मली कभी भी जो एक बार सीमेन बाहर निकलता है वो होता है 2.5 से लेके 4 ml के बीच में। तो नॉर्मल केसेस में जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी होते हैं तो नॉर्मल केसेस में कितना सीमेन बाहर आता है? 2.5 से लेके 4 ml तक, और इसमें 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ये कंटेन करता है सिक्रीशन ऑफ इपिडाइमिस, एक्सेसरी ग्लैंड जिसमें नरिशिंग पी है, नरिशिंग जैसे फ्रुक्टोज, उसमें न्यूट्रलाइजिंग एसिड जैसे फॉस्फेट एसिड एंड बाइकार्बोनेट, और एक्टिवेशन मूवमेंट के लिए मतलब स्पर्म जल्दी जल्दी मूव हो उसके लिए प्रोस्टेग्लैंडिन्स भी है। तो ये सीमेन सिर्फ और सिर्फ स्पर्म से नहीं बना होता है, उसमें सेमिनल वेसिकल का 60% जिसमें फ्रुक्टोज और आपका कैल्शियम एसिड और प्रोस्टेट ग्लैंड भी आता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिस आता है, प्रोस्टाग्लैंड का सिक्रीशन और कॉर्पस ग्लैंड का सिक्रीशन मिक्स है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया मतलब जो बाहर से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखता है बॉडी के बाहर से, तो एक्सटर्नल मतलब बाहर से दिखने वाला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट, तो वो है पेनिस एंड स्क्वार्टम। तो पेनिस एक्चुअली मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, मतलब जिससे सीमेन पास होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। वो सिलिंड्रिकल होता है, मस्क्यूलर होता है, उसमें 3 बंडल्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। तो 3 बंडल ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू क्या है? प्रोस्टेट लैटरल टिश्यू जिसे हम कॉर्पोरा कार्बोनेसा या मीडियन कार्पोस स्पॉन्जिनियोसम भी कहेंगे। तो याद रखें पेनिस कैसा है? वो एक मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, वो सिलिंड्रिकल है, मस्क्यूलर है, उसमें 3 बंडल्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू है और उसमें एक पेयर होता है पोस्ट्रोलैटरल टिश्यू का जिसे हम कॉर्पोरा कार्बोनेसा या मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जिनियस भी कहेंगे। पेनिस का जो टिप होता है वो सोलन होता है और उस सोलन टिप को कहते हैं ग्लांस पेनिस। तो आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं, ये पेनिस का टिप ही थोड़ा सा सोलन मतलब सूजा जैसा रहता है और उसको कहते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। इस टिप को जहां पे यूरेट्रा ओपन होता है, और ये जो है ये ग्लांस पेनिस वो कवर होता है लूज फोल्ड स्किन से जिसे हम फोर स्किन या परप्यूस भी कहते हैं। आगे है स्क्वार्टम। स्क्वार्टम जो है एक्चुअली पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ये लूज पाउच लाइक पिगमेंटेड स्किन होता है जो जस्ट पेनिस के नीचे या एब्डोमेन के नीचे प्रेजेंट होता है। ये स्क्वार्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है और ये बीच का जो डिवाइड करने वाला पार्ट है उसे कहते हैं सेप्टम ऑफ ट्यूनिका डार्टोस, ठीक है। तो इसे जो ये डिवाइड करता है स्क्वार्टम को 2 पार्ट में, इस जो ये डिवाइड करने वाला पार्ट है उसे क्या कहेंगे? सेप्टम ऑफ ट्यूनिका डार्टोस। और सेप्टम अब स्क्वार्टम अभी लेफ्ट और राइट स्क्वार्टम में डिवाइड होता है। ये बना होता है स्मूथ मसल फाइबर से। क्या? स्पेक्ट्रम ऑफ ट्यूनिका डार्टोस वो बना होता है स्मूथ मसल फाइबर से। जब फीटल टेस्टिस होता है मतलब जब बच्चा पेट में ही है और उसका टेस्टिस तब डिवाइड मतलब तैयार हो रहा है, तो जो बच्चा अभी तक पेट में जो जन्मा भी नहीं है और उसका टेस्टिस जब तैयार हो रहा है उसको स्क्वार्टम तक गाइड करने का काम
किसका रहता है, स्क्वाटम तक गाइड होता है और फिर वो स्क्वाटम के अंदर रहता है। मतलब ओरिजिनली जब बच्चा 2 से लेके 7 मंथ में पेट में ही होता है, तब उसका जो टेस्टिस है वो स्क्वाटम में प्रेजेंट नहीं होता, उसका वो टेस्टिस उसके एब्डोमेन मतलब पेट में प्रेजेंट होता है। और जैसे ही बच्चा 7 मंथ का हो जाता है और बॉय है, तो उसके टेस्टिस जो है स्क्वाटम में गिर जाते हैं और स्क्वाटम में ही रहते हैं। और ये स्क्वाटम में बने कैसे रहते हैं, शॉर्ट फाइब्रो मसल बैंड से। तो यहाँ पे अब टेस्टिस गिर गए हैं जब वो बच्चा 7 मंथ का हो गया है, और वो स्क्वाटम में ही जुड़े रहेंगे इस तरह के मसल से। और इस मसल्स को क्या कहेंगे हम लोग, शॉर्ट फाइब्रो मसल बैंड, जिससे हम ग्यूबेरनाक्यूलम भी कहते हैं। तो ये जो बैंड है वो टेस्टिस को स्क्वाटम में बनाए रखता है। टेस्टिस स्क्वाटम में जो है सस्पेंडेड रहते हैं बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड, तो इसे स्पर्मेटिक कॉर्ड भी कह सकते हैं, जिसके थ्रू ये एक्चुअली अंदर जो है सस्पेंडेड है। यदि टेस्टिस स्क्वाटम में ना गिरे तो उस डिजीज को कहते हैं क्रिप्टोकिडिज्म मतलब वो 7 मंथ का बच्चा हो गया है और अभी भी उसका टेस्टिस जो है पेट में ही है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में ही है और स्क्वाटम में नहीं गिरा है, और उसका स्क्वाटम टोटली एम्प्टी है, तो उसे कहेंगे क्रिप्टोकिडिज्म। और इसकी वजह से स्टेरिलिटी भी आ जाता है, जिससे वो बच्चा आगे जाके रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। और जहाँ पे क्रीमास्टर या डार्टोस मसल होते हैं स्क्वाटम में, वो हेल्प करते हैं टेस्टिस को क्लोज रहने के लिए या बॉडी से दूर जाने के लिए। तो टेस्टिस को जब गर्माहट चाहिए तो बॉडी के क्लोज आ जाते हैं, और जब उनको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए तो बॉडी के दूर। और ये हेल्प कौन करता है, क्रीमास्टर मसल्स या डार्टोस मसल। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर 2 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक ही रहना चाहिए, और हमारे बॉडी में टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस टेम्परेचर में टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स तैयार नहीं हो पाएंगे। तो टेस्टिस को कूल टेम्परेचर के लिए उसको बॉडी से दूर और पास लाते रहना पड़ता है, और वो काम करता है क्रीमास्टर या डार्टोस मसल। इसलिए टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर होते हैं, ना कि बॉडी के अंदर, जिससे उनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से बहुत कम टेम्परेचर रहे, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. और कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे सजेशन दे सकते हो, कमेंट दे सकते हो, वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, डाउट सब पूछ सकते हो। और जाने से पहले, dreams don't work unless you do. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.